जय शनिदेव। मैं हूं पंडित पूर्णकांत शर्मा और स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष चर्चा के इस कार्यक्रम में। आज हम जानेंगे कि इस दिवाली, इस धनतेरस क्या नया होने वाला है आपकी जिंदगी में, किस तरीके से ग्रह अपना खेल खेलेंगे और क्या आपकी जिंदगी में परिवर्तित होने वाला है। एक्चुअल में 2020 है बिल्कुल अनोखा साल, सबके लिए ही एकदम बिल्कुल जो कभी ना देखा हो ऐसे ऐसे परिवर्तन और ऐसे परिवर्तन इस 2020 में हमें देखने को मिले। साथ ही 2020 में जो नवंबर महीना है, हिंदुओं के लिए जो सबसे बड़े त्योहार इस महीने में पड़ रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा अनोखा होने वाला है, क्योंकि नवंबर महीने 2020 में हो रहा है 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन। सबसे पहले सूर्य अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। सूर्य अपनी नीच राशि से अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। उसके बाद शुक्र जो है अपनी नीच राशि से शुक्र अपनी नीच राशि से वो भी अपनी स्वराशि में परिवर्तन लेंगे। उसके बाद बुध परिवर्तित हो रहे हैं और सबसे लास्ट में बृहस्पति, जो कि एक कारक ग्रह है, जो कि एक सबसे एक्चुअल में जो बृहस्पति और शनि जो कि पूरा एस्ट्रोलॉजी का आधार है, उनमें से एक बृहस्पति अपना राशि परिवर्तित कर रहे हैं और अपनी नीच राशि में जा रहे हैं। अब जानते हैं कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन से और इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन से क्या बदलने वाला है आपकी कुंडली में। इस धनतेरस और इस दिवाली जैसे ही परिवर्तित होंगे शुक्र अपनी नीच राशि को छोड़कर जैसे ही स्वराशि में प्रवेश करेंगे, तुला राशि में जैसे ही शुक्र प्रवेश करेंगे, तुला राशि वालों पर होने वाली है धन की वर्षा। और शुक्र की दूसरी राशि जो कि वृष राशि होती है, जिसमें कि राहु देवता पहले से विराजमान है, वहां पर भी उनके लिए भी होने वाली है धन की वर्षा। तो इस बार सबसे अच्छी जो राशियां रहने वाली हैं या सबसे ज्यादा जो जिन पे धन की वर्षा होने वाली है, वो है शुक्र की दोनों राशियां। और जो बृहस्पति की राशियां हैं, जैसे ही बृहस्पति आपका 9वीं राशि को छोड़कर 10वीं राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, उनकी 5वीं दृष्टि सेकंड राशि पर पड़ेगी, जहां पर राहु देवता पहले से विराजमान है। तो कहने का मतलब यह है कि शुक्र की जो दोनों राशियां हैं, एक में शुक्र स्वयं बैठ जाएंगे आके तुला राशि में, तो तुला राशि पर होगी इस बार धन की वर्षा। और साथ के साथ शुक्र की जो दूसरी राशि है, उसमें राहु बैठे हैं और राहु पर बृहस्पति और शनि की दृष्टि होने की वजह से धन की जो खर्चा है उनका बढ़ जाएगा। और जब धन का खर्चा बढ़ेगा तो धन के आने की संभावनाएं भी धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही होने वाला है जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होता है, वैसे ही इन दोनों राशियों के लिए एक आय के जो साधन है, आय के जो स्रोत हैं, वो खुल जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात करते हैं आपका सूर्य भी अपनी नीच राशि में से निकल रहे हैं और नीच राशि में से निकलकर मित्र राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे। और मंगल स्वयं बैठे हैं बृहस्पति की राशि में। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक बृहस्पति की राशि में शनि देवता बैठे हैं, दूसरी राशि में मंगल देवता बैठे हैं। तो बृहस्पति की जो राशियां हैं उनका तो उतना अच्छा नहीं होने वाला, परंतु सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो एक्चुअल में शुक्र की जो राशियां हैं उनके लिए ही अच्छा साबित होगा। तो सूर्य का राशि परिवर्तन भी हमें शुक्र की दोनों राशियां जो वृष और तुला राशि हैं उनके लिए पॉजिटिव साइन लाते हुए दिख रहा है, जिससे कि उनकी राशि में होने वाली है धन की वर्षा। इसके बाद बात कर लेते हैं बुध भी अपनी अभी जो है आपका सूर्य के साथ है तुला राशि में, और बुध भी जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे वो अपने शत्रु राशि मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है। तो शत्रु राशि में प्रवेश करने की वजह से मंगल के लिए लड़ाई झगड़े, और केतु वहां पे पहले से विराजमान है, तो मंगल की राशि में जैसे ही बुध, केतु और सूर्य का संयोग बनेगा, कहने का मतलब यह है कि लड़ाई झगड़े या इस तरह की जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो किसी को कुछ बोल दें जिससे कि उनका नुकसान हो जाए, ऐसे काम आपको वृश्चिक राशि वालों नहीं करने। परंतु कहने का मतलब यह है कि जो शुक्र की दोनों राशियां हैं, शुक्र की पहली राशि तुला और दूसरी राशि वृश्चिक,
इन दोनों के लिए धनतेरस और दिवाली बहुत ही शुभ रहने वाली है और इनको धन की कमी पूरे साल नहीं महसूस होगी। अब बात करते हैं कि त्रयोदशी पे धनतेरस पर किस समय रहेगी खरीदारी करना सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा समय खरीदारी के लिए क्या रहेगा। तो बात करते हैं कि धनतेरस कब शुरू हो रही है। तो धनतेरस शुरू हो रही है 12 नवंबर 2020 रात को 9:30 बजे और सुबह 13 नवंबर को उदया तिथि में सूर्य उदय काल में धनतेरस रहेगी। तो जिसके कारण कुछ ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं कि हम पूरे दिन धनतेरस मान सकते हैं, परंतु धनतेरस पूरे दिन नहीं है, परंतु धनतेरस पूरे दिन नहीं है। धनतेरस शाम को 6 बजे तक है। लेकिन क्योंकि उदय तिथि में सूर्योदय काल में धनतेरस है, इस वजह से हम पूरे दिन अगली तिथि तक, अगले सूर्योदय तक धनतेरस मान सकते हैं, जिसके कारण आप खरीदारी कर सकते हैं। और खरीदारी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला मुहूर्त बनेगा सुबह 11:43 से 12:26 अभिजीत मुहूर्त। दूसरा अमृत मुहूर्त बनेगा शाम को 5:27 से 6:52 तक। और तीसरा विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 1:52 से 2:35 तक। तो ये 3 मुहूर्त हैं, वो मुहूर्त जिनमें आप कर सकते हैं खुल के खरीदारी और अपने घर ला सकते हैं लक्ष्मी जी। चलिए अब चर्चा करते हैं कि जो राशियां रह गई हैं, जो राशियां छूट गई हैं और जिनके लिए धन योग, ग्रह योग अच्छे नहीं है, क्योंकि 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन जो इस महीने होने जा रहा है वो कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेके आ रहा है, बहुत अच्छे धन धान्य की सुख समृद्धि लेके आ रहा है, परंतु कुछ राशियों के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है, जिसमें कि वृश्चिक राशि हो गई। ठीक है, वृश्चिक राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, जिसके लिए अगर आपकी कोई भी समस्याएं हैं तो उसके लिए हम एक अलग से सेशन रखेंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे, अपने डेट ऑफ बर्थ या आपकी कोई भी जो समस्या है आप वो हमसे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का अच्छे से और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको ज्यादा से अच्छे से आपको जवाब दिया जा सके। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके और आपको सभी को जवाब दिया जा सके, जिसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो के नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, और जो क्वेश्चन आपको पूछना है वो क्वेश्चन आप मेंशन कर सकते हैं, उसके नीचे लिख सकते हैं। हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी कि आपकी सभी समस्याओं का प्रॉपर समाधान किया जा सके। धनतेरस मनाने का ज्योतिषीय कारण क्या है? ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअली ग्रहों के पॉइंट ऑफ व्यू से धनतेरस हम क्यों मनाते हैं? तो देखिए, धनतेरस पर ये जो महीना है नवंबर का महीना है, ठीक है। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि धनतेरस की जो पूजा की जाती है या धनतेरस पर ये जो मुहूर्त है कि खरीदारी करते हैं, या लोगों में जिज्ञासा होती है कि क्यों धनतेरस पर ही खरीदारी की जाए। तो अनेक लोग कहानियां बताते हैं कि ये पुराने टाइम में ऐसा होता था, वैसा होता था, परंतु इसमें जो एक्चुअल फैक्ट है वो कोई नहीं बताता कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रहों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्यों धनतेरस पर भारतीय समाज में खरीदारी बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आज आपको बताने वाला हूं कि धनतेरस पर ये जो खरीदारी बढ़ रही है, लोग समाज बाहर निकलते हैं, समाज में निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं और अपने जो है ना जो जमा पूंजी है उससे खरीदारी करते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, सजाते हैं, इन सब चीजों का क्या उपयोग है? तो देखिए, ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रहों के पॉइंट ऑफ व्यू से नवंबर का महीने में सूर्य नीच के होते हैं तुला राशि में। एक्चुअल में नीच का नहीं बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि सूर्य तुला राशि में, क्योंकि कोई भी राशि ना अच्छी है ना खराब है। अब तुला राशि जो है एक्चुअल में वो है एक तराजू का प्रतिनिधित्व करती है। एक्चुअल में वो एक तुला राशि जो है ना वो शुक्र की राशि है। शुक्र धन का प्रतिनिधित्व करता है, व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है, बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, और उसमें भी जो तुला राशि है वो तोलने का, दुकान का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब तुला राशि जो है वो समाज में जो दुकानदार है, वैश्य समाज जो है,
या जो हमारे मार्केट्स हैं, ठीक है, तो उसमें दुकानदारी का प्रतिनिधित्व करती है, खरीदारी का प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर सूर्य देवता या सूर्य जब तुला राशि में आते हैं तो सूर्य को हम कहते हैं कि सूर्य तुला राशि में आने के बाद खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रतिनिधित्व करता है राजा का, और राजा जब पैसे के चक्कर में फंस जाता है ना, तो उस स्थिति को आप बोलेंगे कि राजा खराब हो गया। जब राजा व्यापारियों के बीच में फंस जाए, या राजा पैसे से गवर्न होने लगे किसी भी समाज में, जो आपका जो एक मेहनती वर्ग है या जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं समाज के लिए, अगर वो पैसे के बीच में फंस जाए तो आप उसको खराब स्थिति बोलेंगे। सूर्य के लिए ये स्थिति आप कह सकते हो कि खराब है। लेकिन एक्चुअली मैंने ये देखा है कि जब सन सूर्य तुला राशि में होता है तो ये स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं होती है ना। आप ये देखो कि शाहरुख खान की कुंडली में सूर्य तुला राशि में, ठीक है। आप ये देखो बिल गेट्स की कुंडली में सूर्य तुला राशि में, ठीक है। तो तुला राशि का सूर्य ऐसा नहीं है कि जो है ना खराब प्रॉपर्टीज देता है, बस तुला राशि का सूर्य व्यक्ति की जो रुचि है वो पैसे में बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ना। अब पैसा कमाने के लिए वो अच्छे काम भी कर सकता है और बुरे काम भी कर सकता है, वो तो देखना पड़ेगा कुंडली से अलग अलग। लेकिन बहुत अमीर लोगों की कुंडली में सूर्य जो है तुला राशि में होते हैं, ऐसा मैंने कई बार देखा है। और सूर्य अगर तुला राशि में होते हैं तो सूर्य में एक ही कमी आ जाती है, जो सूर्य का शौर्य है ना, जो सूर्य का बल है, जो सूर्य का शौर्य है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जब वो पैसे के चक्कर में फंस जाता है ना, तो शौर्य नहीं रहता उसमें, बस वो पैसा कमाने में लग जाता है। तो ऐसे लोग पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन लड़ाइयां नहीं लड़ सकते, बस ये समस्या है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या समस्या है? अब यहां पर देखो, हमारे जो आकाश मंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे जो अर्थ है, जब उसके सराउंडिंग में सूर्य तुला राशि में आ जाता है, तो सूर्य तुला राशि में आने पर अपनी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शौर्य की, बल की, प्रकाश की, समाज में चमकने की, वैसे समाज में चमकते शुक्र भी है तो चमकना नहीं कह सकते, चमकने को चलो छोड़ो, तो सूर्य की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो बल देता है, वो आपको जो है ना शौर्य देता है, वो खत्म हो जाती है। जिसकी वजह से आजकल आप देख भी रहे होंगे कि सूर्य का जो प्रभाव है हमारे एटमॉस्फेयर में वो नेगेटिव होने लगा है। क्यों? क्योंकि पूरे एटमॉस्फेयर में धुंध छा जाता है इस टाइम पर, ठीक है। आप गवर्नमेंट पूरा प्रयास करती है कि इस टाइम पर किसी तरीके से आकाश के वायुमंडल के पॉल्यूशन को रोका जा सके, लेकिन सूर्य के नीच में होने की वजह से वो पॉल्यूशन रुकता ही नहीं है, ठीक है। और ये चीज हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पुराने बड़े बूढ़े थे या जो पुराने ऋषि मुनि थे, उनको बहुत पहले से पता थी कि जब भी सूर्य तुला राशि में आएगा वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रदूषण को कम करने के लिए हम घी और तेल के दिए अमावस्या की रात को जलाते हैं। तो ये एक्चुअल साइंस है दीपावली मनाने की। अब इसमें क्या है कि जब भी समाज में कुछ अच्छी बातें होती है ना, उनमें कुछ कुरीतियां घुस जाती हैं। कुरीतियां इन द सेंस कि जैसे पटाखे फोड़ना, ठीक है। अब पटाखे पुराने टाइम में तो थे ही नहीं। आप ये देखो कि जो गन पाउडर है, बारूद है, उसका आविष्कार चाइना में हुआ, तो इंडिया ने तो आविष्कार कभी किया ही नहीं, और दीपावली इंडिया में मनाते हैं, पटाखे इंडिया में फोड़ते हैं। तो पटाखों का कोई भी वो नहीं था, लेकिन पटाखों का कोई भी हमारे समाज में महत्व नहीं है। लेकिन महत्व किसका है? आवाज का, साउंड का। क्योंकि साउंड क्या है? साउंड सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक है। साउंड का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है, और हमें इस टाइम पर, क्योंकि आकाश में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है, तो हमें इस टाइम पर सूर्य की स्थिति को बढ़ाना पड़ता है। और सूर्य की स्थिति को बढ़ाने के लिए जो पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि जोर जोर से आवाजें की जाएं। पुराने टाइम में ये आवाजें ढोल नगाड़ों से की जाती थी। जैसे जैसे टाइम बदला वैसे वैसे लोगों ने इनके आधुनिक तरीके निकाल लिए, पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि पटाखों से समाज में कितना पॉल्यूशन फैलता है, और वो सूर्य की नेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं। इसलिए पटाखे का हम विरोध करते हैं, पटाखे बिल्कुल भी नहीं फोड़ने चाहिए। लेकिन अमावस्या की रात को नाद, जो अच्छे नाद है, जैसे शंख नाद, जैसे कि ढोल नगाड़े पुराने टाइम पे राजा महाराजा द्वारा बजाए जाते थे, आज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस टाइम पर ये सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाते थे। इसलिए पुराने टाइम से अलग अलग प्रकार के साउंड या नाद किए जाते हैं। साथ के साथ घी और तेल के दिए जलाने से
आकाश में, वायुमंडल में जो पॉल्यूशन की स्थिति है वो कमजोर पड़ती है। घी और तेल, यहां पर फिर मैं बता दूं कि घी और तेल ही होना चाहिए। ये तेल में भी आजकल जो अलग अलग तरीके के तेल आ गए ना, सरसों का तेल और देसी घी होना चाहिए, तभी ये समाज में और एटमॉस्फेयर में अच्छे प्रभाव डालेंगे। अगर आप कहीं से, आप आजकल जैसे उनमें होता है ना मोम के दीपक जला देते हैं, कुछ लोग मोमबत्तियां जला देते हैं, उसका इतना प्रभाव नहीं है और वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सूर्य की बढ़ा देते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सूर्य की नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ना बढ़ाया जाए और जो हमें चीजों को समझ के चलना है। एक्चुअल में क्या था कि पुराने टाइम में जो ज्ञान था ना वो कुछ लोगों के पास था और वो कुछ लोग जो कह देते थे वही समाज करने लगता था, उनको कुछ चीजें पता नहीं होती थी। आज हमारा ये उद्देश्य है कि हम सबको वैज्ञानिक तरीके से सही चीजों को बता पाए। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि पटाखे बिल्कुल भी ना फोड़ें। पटाखों की जगह अगर आप घर में शंख बजा सकते हैं तो वो चंद्रमा और सूर्य दोनों को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। बहुत तरीके की नेगेटिविटी आपके घर से दूर हो जाएगी। और अगर आप देसी घी का दिया अमावस्या की रात को जला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, तो देसी घी की दिए अमावस्या की रात को जलाएं, जिससे कि आपके घर और वायुमंडल और पूरी दुनिया के सूर्य को मजबूती मिलेगी और हमारी दुनिया में या हमारे आसपास होने वाले पॉल्यूशन को कमजोर हो जाएगा और पॉल्यूशन खत्म होने की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो अब हम बात ये करते हैं कि ये बात हो गई कि दीपावली पर क्यों दिए जलाए जाते हैं और क्यों पटाखे फोड़े जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि दीपावली पर क्यों खरीदारी क्यों की जाती है, क्यों हम अपना पैसा खर्च करें। जो पूरी साल लोग जमा करके रखते हैं, उस जमा किए हुए पैसे को दीपावली से 2 दिन 4 दिन पहले क्यों सोना खरीदें, क्यों चांदी खरीदें, क्यों बर्तन खरीदें, क्यों अपना पैसा ले जाके बाजार में खर्च करें। तो इसके पीछे भी कारण है। सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध की स्थिति आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सूर्य सप्तम राशि, 7वीं राशि तुला राशि में, शुक्र की राशि में, और जैसा कि मैंने बताया शुक्र की राशि एक्चुअल में बाजार और खरीदारी की राशि है, ठीक है। और दीपावली से 2 दिन पहले या दीपावली के दिन जो खरीदारी होती है और 2 दिन पहले जो खरीदारी होती है, उनमें शुक्र भी इसी राशि के आसपास होता है। मींस या तो शुक्र 7वीं राशि में होता है या शुक्र 6ठी राशि में होता है या शुक्र 7वीं से आगे पीछे, मतलब इनके संयोग में होता है। मतलब या तो 6th राशि से मतलब कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर रहा होता है या तुला से कन्या में प्रवेश कर रहा होता है या तुला में होता है या कन्या में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि खुद शुक्र भी या तो स्वयं की राशि में होते हैं, मींस खुद शुक्र भी संकेत दे रहे होते हैं कि खरीदारी करना इस टाइम पर अच्छा है, या बुध की राशि में होते हैं और बुध और शुक्र मित्र हैं, तो उस टाइम पर आप अगर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर अच्छे काम के लिए खरीदारी करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट होने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। द मेन एक्चुअल में टिगर, मैं बोलता हूं चंद्रमा को टिगर। चंद्रमा जब तक कि किसी काम को करने की अनुमति नहीं देता ना, तब तक वो काम होता नहीं है। तो चंद्रमा उस टाइम पर कहां होता है, तो अमावस्या का मतलब ही है कि चंद्रमा सूर्य के पास होता है। और सूर्य खुद कहां होते हैं, सूर्य खुद सप्तम राशि में होते हैं। इसका मतलब कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र लगभग सप्तम राशि के तुला राशि के आसपास या तुला राशि में ही विराजमान होते हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मी नारायण योग वहां पे बना हुआ होता है तुला राशि में, जिसकी वजह से उस दिन लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी से संबंधित देवताओं की पूजा करने से अत्यधिक लाभ होता है। तो ये कारण हुआ कि आप खरीदारी क्यों करें, धनतेरस पर ही क्यों खरीदारी की जाए। तो धनतेरस से दिवाली तक या धनतेरस पर या धनतेरस से दिवाली के बीच में या दिवाली के दिन ही क्यों खरीदारी की जाती है, इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल और एक्चुअल मीनिंग आज आपको समझ में आया होगा, जो आपको पूरी दुनिया में पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जो लोग इसके पीछे कहानियां जोड़ देते हैं कि जो ना कुबेर जी चोर थे और वो मंदिर में चोरी करते थे, ये सब फालतू की बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, फालतू की कहानियां बिल्कुल, और इनसे आदमी को बचना चाहिए। इससे ही हमारे हिंदू समाज की बदनामी होती है और अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। तो हर चीज लॉजिकल है हमारे हिंदुओं में और हर चीज का एक पर्टिकुलर महत्व है, और अगर उस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, बकायदा लाभ
होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले जिज्ञासा पर। तो अब एक जिज्ञासा और लेते हैं जो समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है। लोग धनतेरस पर या दीपावली पर सोने या चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इसका क्या है कारण? क्या सोने और चांदी के सिक्के धातु खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? धनतेरस और दिवाली पर एक और बहुत प्रचलित चीज है कि लोग सोने और चांदी के सिक्के खरीदते हैं। तो सोने और चांदी के सिक्के खरीदने चाहिए, प्लास्टिक के क्यों नहीं खरीद सकते, लकड़ी के क्यों नहीं खरीद सकते, चंदन की लकड़ी क्यों नहीं खरीद सकते? इनका क्या है महत्व? तो पहले हम बात करते हैं कि क्या मेटल खरीदना जरूरी है और क्या मेटल में भी प्रीशियस मेटल जरूरी है। मींस कॉपर क्यों नहीं खरीद सकते, एल्यूमिनियम क्यों नहीं खरीद सकते? तो इसका एक्चुअल में अगर आप ग्रंथों में पढ़ोगे या पंडितों से पूछोगे तो वो बताते हैं बिल्कुल भी इनलॉजिकल चीजें, उनका कोई आधार नहीं होता। लेकिन अगर आप देखोगे कि साइंस में मेटल्स किसे कहते हैं और मेटल्स की क्या जरूरत होती है और मेटल्स एक्चुअल में क्या करती हैं, तो मेटल देखिए मैं बिल्कुल बेसिक चीज बताऊंगा, बहुत ज्यादा साइंस नहीं बताने वाला आपको, लेकिन बिल्कुल बेसिक चीज ये है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस ये होता है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रखती हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी रखती है किसी भी रिएक्शन में या किसी भी चीज के कांटेक्ट में आने पर इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रखती हैं। और याद रखिए समाज में जो भी देने देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देती हैं, इस वजह से दे हैव पॉजिटिविटी, उनमें पॉजिटिविटी होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैव अ सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एनर्जी होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन्स को किसी और को दे देता है, वो खुद पॉजिटिव हो जाता है। इसी का समाज में एप्लीकेशन देखिए कि मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठा है वो रोज भीख मांगता है लेकिन फिर भी वो भिखारी है, लेकिन मंदिर के अंदर जो या भिखारी को हम भीख देते हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी भीख नहीं कहेंगे उसको, एक तरीके से आप समाज में एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप किसी को बिना लालच के, बिना मोह माया के कोई चीज देते हैं तो आप एक पॉजिटिविटी का अनुभव करते हैं। वो पॉजिटिविटी आपको कहां से आती है, वो पॉजिटिविटी आपको कहां से मिलती है? बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। और पूरी दुनिया में रूल है, क्योंकि जो केमिस्ट्री के नियम है ना, केमिस्ट्री का मतलब है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। वेदों में लिखा है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो पिंड का अध्ययन केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ एटम, एटम की स्टडी केमिस्ट्री है। तो एटम की स्टडी या केमिस्ट्री के जो लॉ है वो अध्यात्म में बहुत ज्यादा काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में और किसी भी तरीके की जो आध्यात्मिक साइंस है उसमें बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो मैंने ये देखा कि क्योंकि एटम्स को देने की टेंडेंसी मेटल्स में होती है, और आप ये देखो कि सोने का जो एटम है वो मेटल्स में सबसे बड़ा एटम होता है। प्राचीन टाइम में जितनी भी मेटल्स थी लाइक कॉपर, ठीक है, आपका चांदी, सिल्वर, गोल्ड, इनमें सबसे बड़ा जो एटम होता है वो सोने का एटम होता है। और सोने के एटम में जो उसकी मेटेलिक टेंडेंसीज हैं वो भी जनरली वो कभी खत्म नहीं करता। मींस जैसे उसका लश्यर है, जैसे उसमें चमक है, जैसे उसमें जो सोनरेबिलिटी है, मींस जो आवाज आती है,